कहानी उस नेता की जिसने अकेले राजस्थान में भाजपा को स्थापित करवाया। कहानी उस नेता की जिसने अशोक गहलोत को उसी के गढ़ में घुसकर हराया था। कहानी उस नेता की जिसने मालानी एक्सप्रेस की शुरुआत की थी। कहानी उस नेता की जो दार्जिलिंग जैसे क्षेत्रों में भी विजय पताका लहरा के आए थे। कहानी उस नेता की जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के रत्न कहे जाते हैं। कहानी उस नेताजी जिसके लिए मुसलमान समुदाय जो कि वर्षों से सिर्फ कांग्रेस को ही वोट देते आए हैं, वो सिर्फ उसी नेता की वजह से बीजेपी को वोट देते थे। कहानी मालानी के सबसे बड़े राजनेता जसवंत सिंह जसोल की। जसवंत सिंह जसोल का 3 जनवरी 1938 को बाड़मेर के जसोल में जन्म हुआ। गांव में शुरुआती शिक्षा हुई। फिर 6ठी क्लास में मेयो कॉलेज में पढ़ने चले गए। मेयो में राजे रजवाड़ों के धनवान घरों के बच्चे पढ़ने आते थे, जो फर्राटेदार इंग्लिश बोलते थे। जसोल ने हालातों के बीच खुद को असहज महसूस किया तो फैसला लिया कि अंग्रेजी का इस हद तक अध्ययन करेंगे कि दुनिया में अंग्रेजी के सबसे बेहतरीन वक्ताओं में उनकी गिनती होगी। जब वहां स्कूल पूरी की तो उन्हें मेयो के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला। 12वीं पास करने के बाद विदेश में पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन परिवार उतना खर्चा उठाने में सक्षम नहीं था, तो आर्मी में भर्ती हो गए। फौजी के रूप में 1962 के युद्ध में अरुणाचल के नाथुला से मोर्चा संभाला और 1965 के युद्ध में भी भाग लिया, लेकिन इसी दौरान उनके मन में राजनेताओं प्रति नाराजगी पनपने लगी। नेताओं का राष्ट्र नीति और रक्षा नीति को लेकर जो रवैया था, उसको लेकर नाराजगी पनपने लगी, तो वो फौज को छोड़ राजनीति में आ गए। जोधपुर की ओसियां सीट से 1967 का चुनाव निर्दलीय लड़ा। उस समय उन्होंने स्वतंत्र पार्टी की मुखिया महारानी गायत्री देवी से मुलाकात की थी। गायत्री देवी ने उन्हें पार्टी ज्वाइन करने की सलाह दी थी, जिसके बाद जसवंत सिंह ने जवाब दिया, आपकी पार्टी में बहुत सारे राजकुमार हैं। जसवंत सिंह के इस जवाब से प्रभावित होकर गायत्री देवी के पति मान सिंह द्वितीय ने उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बहुत शानदार। इन चुनावों में जसवंत सिंह ने जनसंघ के भैरों सिंह शेखावत से भी मुलाकात की थी। भैरों सिंह शेखावत ने उन्हें पार्टी ज्वाइन करने की सलाह दी, लेकिन जसवंत सिंह जनसंघ ज्वाइन करने को भी तैयार नहीं हुए। ओसियां उनका ससुराल था और इन चुनावों में जसवंत सिंह को 14,562 वोट मिले और वो चुनाव हार गए। सामने थे कांग्रेस के उम्मीदवार रणजीत सिंह, जिनको 20,236 वोट मिले, यानी जसवंत सिंह 6,000 वोटों से चुनाव हारे। चुनाव हारे तो जोधपुर लौटे, खेती बाड़ी और दूध बेचने का काम शुरू किया। इसी बीच 1971 को जोधपुर महाराजा गजेसिंह जी विदेश से पढ़ाई कर लौटे, तो जसवंत सिंह एक विश्वस्त सहायक की भूमिका में गजेसिंह जी के साथ जुड़ गए। गजेसिंह का ससुराल भी ओसियां था और जसवंत सिंह का ससुराल भी ओसियां था। जोधपुर राजमाता और जसवंत सिंह की पत्नी दोनों भुआ भतीजी थी। इस भूमिका में करीब 4-5 साल रहे। जोधपुर राज परिवार की पूरी संपत्ति अगर व्यवस्थित तरीके से है, तमाम ट्रस्ट से और उम्मेद भवन पैलेस से लेकर दूसरी संपत्ति अगर व्यवस्थित है, तो इसका श्रेय जसवंत सिंह को ही जाता है। 1975 में आपातकाल के समय दिल्ली चले गए। यहां अटल जी से भी परिचय हुआ सरदार आंग्रे से। आंग्रे जो ग्वालियर राजमाता विजयाराजे सिंधिया के निजी सचिव थे। आंग्रे के जरिए राजमाता से मुलाकात हुई। फिर मुलाकात हुई भैरों सिंह शेखावत से। 1977 में आपातकाल हटा। तमाम दलों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई। देश में आम चुनाव हुए। भैरों सिंह शेखावत ने राजस्थान में जयपुर के आसपास की सीटों का प्रभार जसवंत सिंह को सौंपा। 1977 का चुनाव जसवंत सिंह ने खुद नहीं लड़ा। राजस्थान में जनता पार्टी ने 152 सीटें जीती और कांग्रेस 41 सीटों पर सिमट गई, तो सूबे में भैरों सिंह शेखावत के नेतृत्व में सरकार बनी। 3 साल के भीतर आपसी सिरफुटवल की वजह से जनता पार्टी टूट गई। जो नेता जनसंघ से जनता पार्टी में आए थे, उन्होंने मिलकर फिर भारतीय जनता पार्टी बनाई। 1980 में भैरों सिंह शेखावत ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए जसवंत सिंह का नाम आगे किया और जसवंत सिंह के संसदीय करियर के ये शुरुआत थी। यही वो वक्त था जब जसवंत सिंह को राष्ट्रीय राजनीति में पहचान मिलनी शुरू हुई। उसकी कई वजहें थी। बीजेपी के फाउंडर मेंबर, एक ऐसा पार्लियामेंट्रियन जो फर्राटेदार इंग्लिश बोलता हो और हिंदी का भी उतना ही दमदार वक्ता हो। विदेश और रक्षा मामलों के एक्सपर्ट के रूप में पहचान बनी। रक्षा और विदेश मामलों पर जसवंत सिंह जसोल ने कई किताबें भी लिखी है।
1986 में दूसरी बार राज्यसभा भेजे गए। फिर 1989 का लोकसभा चुनाव जोधपुर से लड़ा। इन चुनावों में कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत उम्मीदवार थे। जसवंत सिंह जसौल ने अशोक गहलोत को 66,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। तब गहलोत 2 बार के सिटिंग एमपी थे। जसवंत सिंह को 2,95,993 वोट मिले और अशोक गहलोत को 2,29,747 वोट मिले थे। इसी के साथ अशोक गहलोत, जिनका जोधपुर गढ़ है, उसी के गढ़ में घुसकर हराया था। चित्तौड़गढ़ से 3 बार लगातार चुनाव लड़ा। पहली बार 1991 में महेंद्र सिंह मेवाड़ को 18,000 के करीब वोटों से हराया। 1996 में गुलाब सिंह शक्तावत को 48,000 के करीब वोटों से हराया। 1996 के चुनाव में 13 दिन की वाजपेयी सरकार बनी थी और जसवंत सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया था। इस दौरान एक रोचक फैसला लिया। जसौल ने मौजूदा वक्त के बड़े कारोबारी घराने की जांच शुरू करवा दी। सरकार 13 दिन ही चली तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं। फिर देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने। करीब 11 महीने बाद इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने। 1998 में देश को फिर चुनावों में जाना पड़ा। जसवंत सिंह फिर चित्तौड़ से चुनावी मैदान में थे। लेकिन उसी कारोबारी घराने ने पूरी कोशिश की कि जसवंत सिंह जीतकर संसद न पहुंच पाए। चित्तौड़गढ़ के चुनावों में जसवंत सिंह को हराने के लिए मुंबई से साजिशें रची गई। कांग्रेस के उदयलाल आंजना के सामने जसवंत सिंह करीब 25,000 वोटों से हार गए। इधर वाजपेयी राज्यसभा के जरिए जसवंत सिंह को संसद भेज मंत्री बनाने की तैयारी में थे। ये खबर उस कारोबारी घराने तक भी पहुंची तो कारोबारी घराने ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए फील्डिंग सेट की। संघ प्रमुख के एस सुदर्शन रात को करीब 12 बजे अटल जी से मिलने पहुंचे और कहा जसवंत सिंह और प्रमोद महाजन को मंत्री नहीं बनाया जाए। प्रमोद महाजन भी 1998 का चुनाव मुंबई नॉर्थ ईस्ट से हार गए थे। संघ ने वित्त मंत्री के तौर पर यशवंत सिन्हा का नाम दिया और रात 12 बजे राष्ट्रपति भवन में दोबारा लिस्टें भेजी गई। वरिष्ठ पत्रकार सबा नकवी ने अपनी किताब भगवा का राजनीतिक पक्ष में ये दावा किया है कि संघ के इस दखल से वाजपेयी काफी असहज थे। वाजपेयी जसौल को अपनी कैबिनेट में रखना चाहते थे। अगले दिन सुबह आडवाणी ने जसौल को फोन कर शपथ में न आने की जानकारी दी। हालांकि आडवाणी के इस तरह के कमजोर स्टैंड को लेकर जसवंत सिंह के मन में नाराजगी भी रहती थी। जसवंत सिंह अक्सर आडवाणी को लेकर कहते भी थे कि आडवाणी ने कभी नेतृत्व नहीं दिखाया। यदि आप अपने साथियों के लिए खड़े नहीं होते तो फिर आप लीडर नहीं हैं। और आडवाणी जी अक्सर ऐसे मौकों पर या तो चुप रहे या उसकी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल दी। सवेरे उनका ही फोन आया और मुझे मंत्री बनने से मना कर दिया। आडवाणी तब मेरे साथ खड़े हो सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आरएसएस के बड़े नेता मेरे शपथ लेने यानी मंत्री बनने के खिलाफ हैं। वो चुप रहे और जिम्मेदारी संघ पर डाल दी, जबकि अटल जी इस पर लड़ना चाहते थे। अपसेट भी हो गए। फिर अटल जी ने जसवंत सिंह को योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी और प्रधानमंत्री कार्यालय के करीब रखा। इसी बीच पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ। अमेरिका समेत दुनिया के तमाम मुल्कों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। विदेश मंत्रालय अटल जी के खुद के पास था, तो जसवंत सिंह को अपना विशेष दूत नियुक्त किया। अमेरिका की तरफ से बातचीत की उप विदेश मंत्री स्ट्रोबी टालबोट। जसवंत सिंह और टालबोट ने 3 महाद्वीपों के 7 देशों में 10 स्थानों पर 14 बार मुलाकात की। परिणाम भारत और अमेरिका के बीच फिर दोस्ती हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन अपनी बेटी के साथ भारत दौरे पर आए। ये वही टालबोट थे जिन्होंने कंधार विमान अपहरण कांड के बाद 20वीं सदी की आखिरी रात में जसवंत सिंह को फोन किया और बोले, मैं और मेरी पत्नी कितने खुश हैं, ये बता नहीं सकते। आपने बहुत शानदार काम किया है। नया साल मुबारक हो। वैसे कंधार अपहरण कांड की कहानी लंबी है, लेकिन जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में से कोई भी अगवा हुए लोगों के परिजनों का सामना करने को तैयार नहीं था, वो जसवंत सिंह ही थे जिन्होंने परिजनों के गुस्से और सवालों का सामना किया। जब कोई मंत्री मीडिया के सवालों का सामना करने को तैयार नहीं था, तो वो जसवंत सिंह ही थे जिन्होंने 28 दिसंबर के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तब तक विमान आतंकियों के कब्जे में था। जसवंत सिंह ने दिल्ली के शास्त्री भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में अगवा हुए लोगों के परिजन भी घुस गए थे और जमकर हंगामा किया। यही विमान जब पहले अमृतसर में लैंड हुआ तो जसवंत सिंह ही थे जिन्होंने पंजाब पुलिस के टॉप अफसरों से बात कर विमान को ज्यादा देर तक रोकने की योजना पर काम करने की सलाह दी। हालांकि ये मामला गृह मंत्रालय का था जो उस वक्त आडवाणी के पास था। जब समझौते के आखिरी पड़ाव में कंधार जिम्मेदार व्यक्ति की जरूरत पड़ी तो कोई नेता या मंत्री जाने को तैयार नहीं था। कैबिनेट की बैठक में जब खामोशी छा गई तो वो जसवंत सिंह ही थे जो आतंकियों के साथ कंधार जाने को तैयार हुए। फिर 2004 में बीजेपी हारी, कांग्रेस सरकार बनी। जसवंत सिंह को फिर से राज्यसभा के जरिए संसद भेजा गया, उन्हें राज्यसभा का लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया गया। 2009 के चुनाव में उनको पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग सीट से चुनाव लड़ाया गया और बंगाल से जीतकर संसद पहुंचने वाले जसवंत सिंह बीजेपी के पहले सांसद थे और बड़े मार्जिन से चुनाव जीता था। इसके बाद 2014 के चुनाव हुए। जसवंत सिंह ये चुनाव बाड़मेर सीट से लड़ना चाहते थे, लेकिन वसुंधरा ने जसवंत का विरोध किया और एक चाल के तहत पार्टी ने जसवंत सिंह का टिकट काट दिया। फिर वो निर्दलीय मैदान में उतर गए। उस चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ था जब दो राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवार एक हो गए थे निर्दलीय को हराने के लिए। बीजेपी के कर्नल सोनाराम चौधरी और कांग्रेस के हरीश चौधरी दोनों एक हो गए और उस वजह से जसवंत सिंह चुनाव हार गए। जब उनका टिकट कटा तब उनकी आंखों से आंसू आए थे और उन्होंने कहा था कि जिस पार्टी के लिए अपना सब कुछ दिया उसी पार्टी ने टिकट काटकर मुझे धोखा दिया गया है। तत्पश्चात उनके बेटे मानवेंद्र सिंह को पार्टी से हटा दिया गया क्योंकि उनके ऊपर ये आरोप लगा था कि उन्होंने अपने पिता का चुनाव में समर्थन और प्रचार किया था। तभी से उनका पूरा परिवार और राजस्थान के सभी राजपूतों ने स्वाभिमान रैली निकाली और अब तक उन्होंने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। इन चुनावों के कुछ वक्त बाद ही दिल्ली में अपने आवास पर रात के समय फिसलने से सिर पर चोट लगी और वो कोमा में चले गए। करीब 6 साल तक कोमा में रहने के बाद 27 सितंबर 2020 को उनका निधन हो गया। परंतु उनके अपमान का बदला तब पूरा हुआ जब जिस वसुंधरा ने जसवंत सिंह जसोल का अपमान किया और उन्हें पार्टी से निकाला था। 2023 के विधानसभा चुनावों में उसी वसुंधरा के साथ बीजेपी ने भी ऐसे ही किया और मुख्यमंत्री उनकी जगह भजनलाल शर्मा को बनाया। दाता जसवंत सिंह के लिए एक लाइक अवश्य करें। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।